हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैनल पर मेरे बहुत सारे वीडियो अपलोड हुए हैं, आप देख सकते हैं। इतिहास का क्वेश्चन सीरीज, साइंस का क्वेश्चन सीरीज, ये सारे क्वेश्चन सीरीज मेरे चल रहे हैं। आप देख सकते हैं सारे वीडियो को। बिहार का करंट अफेयर्स का सीरीज भी चल रहा है, जिसमें मैंने लगभग पार्ट 8 तक अपलोड किया है, जिसमें जनवरी से नवंबर तक के करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे, जो आपके आने वाले 67 बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। ठीक है, तो आप वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर करिए, जिसके पास वीडियो नहीं है उसको दीजिए वीडियो। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो है आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ। अंग्रेजों ने कैसे, अंग्रेज जब सत्ता में थे तो उन्होंने हमारे शिक्षा में क्या क्या बदलाव किए। हाईकोर्ट का जो हमारे यहाँ विश्वविद्यालय कौन कौन से खुले, कहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा का विकास हुआ, पश्चिमी जो शिक्षा है हमारे यहाँ विकसित हुई। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आपको क्वेश्चन मिलेगा। इस वीडियो में मैंने दोस्तों जितने भी एग्ज़ाम हैं, जो भी एग्ज़ाम हैं, उन सारे के क्वेश्चनों को मैंने इसमें सम्मिलित किया है। यूपीएससी, बीपीएससी, जितने भी संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के क्वेश्चन हैं इसमें आपको मिलेंगे। मैं इसको बताने की कोशिश करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आधुनिक भारत की इतिहास, बीपीएससी यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कवर करता है, तो आप वीडियो को देखिए। ठीक है, मैं वीडियो को शुरू करता हूं। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहां पर स्थापित किया था। देखिए, भारत में जो पहला मदरसा जो हुआ वो बंगाल में कलकत्ता में स्थापित हुआ था। कहां पर हुआ था? बंगाल में कलकत्ता में स्थापित हुआ था। ठीक है, ये कब हुआ था? 1781 में। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंगस के काल में हुआ था। उस समय जो गवर्नर जनरल थे कौन थे? वारेस हेस्टिंगस थे। ठीक है, याद रखिए कौन थे? वारेन हेस्टिंगस। ठीक है, याद रखना है आपको। ठीक है, कलकत्ता में मदरसा की स्थापना हुई थी। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, बहुत सारे एग्जामों में पूछा हुआ है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? देखिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जो संस्थापक थे वो सर विलियम जोन्स थे। कौन थे? सर विलियम जोन्स थे। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो वारेन हेस्टिंगस के शासनकाल में ही 1781 में हुई थी। ठीक है, 1784 में। ठीक है, 1784 में इसके संस्थापक कौन हुए? सर विलियम जोन्स। और 1784 में वारेन हेस्टिंगस के काल में स्थापित हुआ था ये। ठीक है, ठीक है, और इसका स्थापना का उद्देश्य एक ही था। इसका स्थापना का उद्देश्य था एशिया के सामाजिक तथा प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधी कला, विज्ञान, साहित्य का अध्ययन करना था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था स्थापित करने का? क्या उद्देश्य था? एशिया के इतिहास, कला, पुरातत्व और विज्ञान संबंधी क्या था? ज्ञान प्राप्त करना था, के बारे में जानना था, अध्ययन करना था। विज्ञान का क्या करना था? अध्ययन करना था, इसका उद्देश्य था। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का। ठीक है, सर विलियम जोन्स के बारे में आप जान लीजिए। सर विलियम जोन्स जो हैं ये कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी नियुक्त हुए थे। ठीक है, कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी नियुक्त हुए थे। ठीक है, याद रखना है इनके बारे में। ठीक है, अब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने एक पत्रिका भी निकाली थी। उस पत्रिका का क्या नाम था? एशियाटिक रिसर्चेस, एशियाटिक रिसर्जेंस। ठीक है, याद रखिएगा, एक पत्रिका निकाली थी इस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। देखिए, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना 1791 ईस्वी में स्थापित हुआ था। ठीक है, बनारस में किसने किया था? ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयासों से हुआ था। कौन थे ये ब्रिटिश रेजिडेंट थे? ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयासों से बनारस में एक संस्कृत कॉलेज क्या हुआ था? खोला गया था। ठीक है, याद रखिए। निम्न में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की थी? पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। ठीक है ना। दादा भाई जो नौरोजी थे 1892 से 95 तक ब्रिटिश संसद के सदस्य रहे थे। याद रखिएगा, 1892 से 95 तक ब्रिटिश संसद के क्या सदस्य भी रहे थे। कौन? दादा भाई नौरोजी। माइकल मधुसूदन दत्त ने
पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की थी। ठीक है, राजा राम मोहन राय के बारे में आप जानते ही हैं, इन्होंने क्या किया था, ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। ठीक है, कब किया था, 1828 में। याद रखिए, बहुत बार पूछता है क्वेश्चन। स्वामी विवेकानंद के बारे में आप जानती हैं, 1893 में इन्होंने धर्म संसद में भाग लिया था। किसमें भाग लिया था, धर्म संसद में भाग लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि स्वामी विवेकानंद ने धर्म संसद में कब भाग लिया था। और विवेकानंद के बारे में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की थी। तो दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। आप इसके एक एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को ध्यान रखिए, एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित अंग्रेजी में से किसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये चार्ल्स विल्किंस थे। कौन थे? चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का प्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है, और इसकी प्रस्तावना जो लिखी थी, किसने लिखी थी? इसकी प्रस्तावना वारेन हेस्टिंग्स ने लिखी थी। ठीक है, जैसे संविधान की प्रस्तावना होती है, उसी तरह भगवत गीता की प्रस्तावना को किसने लिखा था? वारेन हेस्टिंग्स ने लिखा था। ठीक है, याद रखिए। तो भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था। ठीक है, आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो वो कौन थे? वो सर विलियम जोन्स थे, जिन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम का क्या किया था? अंग्रेजी में क्या किया था? अनुवाद किया था। ठीक है, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की भी स्थापना की थी। ठीक है, ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी नियुक्त हुए थे। ठीक है, याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, कब किया था इन्होंने? 1789 ईस्वी में अभिज्ञान शकुंतलम यानी शकुंतला का क्या कहता है? अंग्रेजी में अनुवाद किया था। किसने? सर विलियम जोन्स ने। आपको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, स्वतंत्रता पूर्व की बात है कि अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या था। तो देखिए, ये चाहते थे कि जो भी सरकार में जो भी छोटे प्रशासनिक पदों, बड़े प्रशासनिक पद भारतीयों को नहीं देना चाहते थे अंग्रेज। छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति होती शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता थी अंग्रेजों को। तो छोटे पद जो है वो देना चाहते थे किसको? इसीलिए उन्होंने अपने अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया इंडिया में। ठीक है, तो छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति होती शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता थी अंग्रेजों को, इसलिए उन्होंने आधुनिक शिक्षा का प्रसार भारत में किया। ठीक है, और जो अंग्रेज थे वो कम पैसे पर काम करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जो भारतीय थे वो कर लेते थे। छोटे कर्मचारियों और बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए अंग्रेजों ने ऐसा किया। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहले भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? देखिए, ये 1813 के जो चार्टर अधिनियम है, इस अधिनियम के तहत शिक्षा के प्रति सरकारी उत्तरदायित्व तैयार किया गया, सरकार को उत्तरदायित्व दिया गया, सरकारी उत्तरदायित्व शामिल हुआ। इसके तहत प्रतिवर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए। ठीक है, अधिनियम इसमें पारित किया गया था, चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। ठीक है, याद रखिए। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्न में किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों शिक्षा से संबंधित है। देखिए, 19 जुलाई 1854 को, ठीक है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, शिक्षा का जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, कि प्रधान कौन थे? चार्ल्स वुड द्वारा। ठीक है ना, चार्ल्स वुड द्वारा 19 जुलाई 1854 को एक पत्र जारी किया गया। इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, जिसे वुड का डिस्पैच भी कहा जाता है। ठीक है ना, चार्ल्स वुड ने वुड ऑफ डिस्पैच एक घोषणा पत्र जारी किया, एक योजना पत्र। ये 100 अनुच्छेदों वाला एक पत्र था, जिसमें शिक्षा के प्रसार को बढ़ावा दिया गया। इस वुड ऑफ डिस्पैच को जो है ना, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। याद रखिएगा वुड ऑफ डिस्पैच को। ठीक है, कहने का मतलब है भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार के लिए चार्ल्स वुड द्वारा 19 जुलाई 1854 को एक प्रस्ताव पारित किया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा, और उसको वुड ऑफ डिस्पैच नाम दिया गया। इसके तहत आधुनिक शिक्षा का प्रसार किया गया भारत में, और इसी को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसके तहत उच्च शिक्षा को
अंग्रेजी भाषा में दिए जाने पर बल दिया गया। अंग्रेजी भाषा में दिए जाने पर क्या दिया गया? बल दिया गया। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये कि वुड ऑफ डिस्पैच ही था जिसके तहत भारत में अंग्रेजी शिक्षा का क्या हुआ? प्रसार हुआ, और जो हायर क्लासेस थे, जो उच्च क्लासेस थे, उच्च शिक्षा अंग्रेजी भाषा में दिए जाने का प्रावधान इसके तहत किया गया। और इसके तहत कलकत्ता, इसके तहत देखिए कहां कहां पर, इसके तहत कलकत्ता, मुंबई, ठीक है, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में, कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय भी स्थापित करने की योजना थी। ठीक है, ठीक है ना, करने की क्या थी? इसमें योजना थी, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर बल दिया गया? किस विकास पर? तो प्राथमिक शिक्षा पर। देखिए, हंटर जो था 1854 में आधुनिक शिक्षा का प्रसार वुड ऑफ डिस्पैच के कारण हुआ। ठीक है, 1882 में जो है डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में, ठीक है, डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया। ठीक है, एक आयोग नियुक्त हुआ। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के विकास पर बल दिया गया। तो देखिए, दो क्वेश्चन पूछेगा कि अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार तो वुड ऑफ डिस्पैच से हुआ 1854 में, और 1882 में हंटर कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया गया। ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, हिंदी में क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। कब स्थापित हुआ? तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1906 को हुई थी। याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 15 अगस्त 1906 को किसने किया था? तो सदगुरु दास बनर्जी ने। किसने किया था? सदगुरु दास बनर्जी के प्रयासों से ये हुआ था, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बोलिए या राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बोलिए। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में देखिए 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल कॉलेज की भी स्थापना की गई थी। किसकी? रंगपुर नेशनल कॉलेज की भी स्थापना की गई थी राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के द्वारा। ठीक है, ठीक है, तो इसको याद रखना है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का उद्देश्य था देश में वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का उद्देश्य था। तो 15 अगस्त 1906 को सदगुरु दास बनर्जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। सैडलर आयोग किससे संबंधित था? क्वेश्चन है, सैडलर आयोग किससे संबंधित? कि सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित एक आयोग है। ठीक है, ठीक है, 1917 में ये सैडलर आयोग का क्या हुआ? स्थापना हुआ। ठीक है, याद रखिए इसके तहत। ठीक है ना, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? तो आ गया दोस्तों क्वेश्चन फिर से, 1917 में। इसका उद्देश्य था विश्वविद्यालयों की शिक्षा का सुधार करना। क्या करना? विश्वविद्यालयों के शिक्षा में सुधार लाना, इस सैडलर आयोग का उद्देश्य था। ठीक है, बहुत बार बीपीएससी में देखिए पूछा हुआ है, विश्वविद्यालयों की शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार लाना इसका उद्देश्य था। ठीक है, लॉर्ड मैकाले संबंधित है। किससे संबंधित है बताइए? लॉर्ड मैकाले जो हैं अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, 1800 आप जानते हैं लॉर्ड मैकाले के बारे में। ठीक है, भारतीय शिक्षा पद्धति में भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण देने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक कमिटी बनाई। ठीक है, मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु, मैकाले ने क्या किया? भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी पर बल दिया। भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा पर क्या दिया? बल दिया कि भाई शिक्षा जो है अंग्रेजी भाषा में दिया जाए। ठीक है, लॉर्ड मैकाले के अनुसार। भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी नियंत्रण सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित था? देखिए, भारत में औपनिवेशिक काल में अधोमुखी नियंत्रण सिद्धांत जो है शिक्षा से संबंधित है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन। ठीक है, आपको इंग्लिश में भी पूछ सकता है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन। ठीक है, अधोमुखी नियंत्रण सिद्धांत। इस सिद्धांत का अर्थ है शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही दिया जाए। इसका मतलब क्या था इसका? कि शिक्षा जो है समाज के उच्च वर्ग को ही दिया जाए और वहां से छन छन के शिक्षा जो है नीचे के समाज में जाए। शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही दिया जाए।
इसका कथन था, इस अधोमुखी नियंत्रण सिद्धांत का था। ठीक है, शिक्षा जो है उच्च वर्ग को दिया जाए और यहां से उच्च वर्ग से छन छन कर शिक्षा जो है, उच्च वर्ग से छन छन कर ही शिक्षा जन सामान्य तक पहुंचे। ठीक है, तो ये एक गलत धारणा थी। देखिए, शिक्षा पर सबका समान अधिकार है, सबको मिलनी चाहिए, ये है। अंग्रेज हमेशा एक दूसरे से लड़ाने का प्रयास करते थे। ठीक है, इन्होंने हमारे भारत की जनता को बांट दिया, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में भेद कराया इन्होंने। ठीक है दोस्तों, भारत में शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? तो फिर से क्वेश्चन आ गया दोस्तों, कौन थे? मैकाले थे। ठीक है, मैकाले का कथन था कि सीमित साधनों से, मैकाले का उद्देश्य था कि सीमित साधनों से समस्त जनता को शिक्षित करना असंभव है। यह मैकाले का कथन था। शिक्षित करना क्या है? असंभव है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, आप ध्यान रखिए। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी, किसने डाला भाई? तो 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र के अनुसार ही जो है आधुनिक शिक्षा की क्या पड़ी? नींव पड़ी। ठीक है, मैकाले ने कहा कि यूरोप का एक अच्छा पुस्तकालय का अलमारी भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। इसने यूरोप के लाइब्रेरियों को भारत के और समस्त साहित्य से ऊपर बताया है इसने। ठीक है, ये मैकाले का बताने का ढंग है। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? बताइए दोस्तों, किसके शासनकाल में शुरू हुई? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में जो है अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हो गई। इनका काल क्या था? 1828 से 35 तक के शासनकाल में। उसी के दौरान मैकाले जो है, लॉर्ड मैकाले ने भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया। ठीक है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बंबई की स्थापना किस वर्ष हुई? देखिए, ये जो भारत शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले चार्ल्स वुड के डिस्पैच के आधार पर, ठीक है ना, 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच के आधार पर लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर, ठीक है ना, लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर भारत में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। कौन कौन? कलकत्ता, मद्रास, बंबई में कब स्थापित हुए दोस्तों? 1857 में स्थापित किया गया था। ठीक है, किसके सतत प्रयासों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? देखिए, ये डीके कर्वे थे। डीके कर्वे के योगदानों के चलते बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। देखिए, डीके कर्वे जो है, इन्होंने विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। ठीक है, विधवा विवाह को क्या किया? प्रोत्साहित किया कि विधवाओं का विवाह फिर से किया जा सके। ठीक है, 1896 में इन्होंने क्या किया था? 1896 में डीके कर्वे ने पूना में विधवा गृह की स्थापना भी की थी। पूना में विधवा गृह की क्या की थी? स्थापना भी की थी। ठीक है, 1958 में इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था, याद रखिए। इन्होंने खुद एक विधवा से शादी किया था, एक ब्राह्मणी विधवा से। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित है? देखिए, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना 1880 में हुई थी। कब हुई थी? 1880 में। और ठीक है, याद रखिए, इससे जुड़ने थे बीजी तिलक, इससे जुड़े हुए थे। ठीक है, तो सॉरी 1884 में हुई थी डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना। इस संस्था में देखिए बहुत लोग थे। बीजी तिलक के अलावे कौन थे? वीके चिपलुंकर, ठीक है, और एमबी नाम जोशी भी थे इसमें। कौन थे? एमबी नाम जोशी भी थे। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी से इनका नाम जुड़ा हुआ है, तो इन तीनों लोगों का नाम जुड़ा हुआ है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? देखिए यहां पे साफ साफ देखिए दिल्ली कॉलेज की स्थापना हम जानते हैं 1824 में हुई थी। ठीक है, मेयो कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुई थी। ठीक है, हिंदू कॉलेज की स्थापना की बात की जाए तो हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। और हिंदू कॉलेज की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? राजा राम मोहन राय को।
ठीक है। सॉरी दोस्तों, 1875 में मुस्लिम एंग्लो की हुई थी, ठीक है, याद रखिए ये। और इसकी स्थापना भी दोनों का 1875 में ही हुआ था, ठीक है, दोनों का, मेयो कॉलेज और इसका दोनों का 1875। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? तो दोस्तों मैंने बताया राजा राम मोहन राय ने किसके किसके साथ, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। कब की थी दोस्तों हिंदू कॉलेज की स्थापना? 1817 में। निम्न में किसी भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? तो देखिए ये मदन मोहन मालवीय थे जिन्होंने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए क्या की थी? वकालत की थी। कि धार्मिक शिक्षा, मदन मोहन मालवीय जिन्होंने भारतीय शिक्षा की में धार्मिक शिक्षा की वकालत की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? तो देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास जो है 4 फरवरी 1916 को हुआ था। कब हुआ था? 4 फरवरी 1916 को। और शिलान्यास किया था किसने? लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने, ठीक है। और इसको बनाने वाले तो मदन मोहन मालवीय थे, लेकिन शिलान्यास लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। निम्न में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया था? किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था? तो कौन था? तो बनारस हिंदू BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारसी को सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। इसकी स्थापना का श्रेय 1916 में स्थापना का श्रेय किसको जाता है? मदन मोहन मालवीय जी को, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आधुनिक भारत का शिक्षा में विकास का वीडियो। इससे क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे एग्जाम में, तो वीडियो को देख लीजिए, बार बार देखिए, रिवीजन करिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।